ठीक है, एक हेडिंग डाल दी मैंने यहाँ पर, और फॉर्म में जो जो मुझे एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी चाहिए वो मैं पास करूँगा फटाफट। डन, बनके तैयार हो चुका है भाई। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया वो दिखता कैसा है। मैंने सेव करा, XAMPP सर्वर ऑलरेडी ऑन है, डायरेक्ट आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे, लोकल होस्ट /batch फाइल नाम का फोल्डर था हमारे पास। जैसे मैं ओपन करता हूँ मेरी फाइल आ रही है रजिस्ट्रेशन फॉर्म.php, बन के आ गया फॉर्म। अब ये समझ लो ये सिर्फ HTML का फॉर्म है। मैं चाहता हूँ जो भी चीज मैं इसमें भरूंगा वो सेंड होगी एक PHP की फाइल को। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इतना पहले बना लेते हैं कि इसका डेटा PHP में जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक नई फाइल और क्रिएट करी जिसका नाम मैं रख रहा हूँ रजिस्ट्रेशन की, ये PHP की फाइल, ठीक है। ध्यान से देखोगे ना, मैंने नाम में लिख दिया फॉर्म PHP, मतलब ये फॉर्म की PHP है। अब यहाँ पर हमारा काम होगा डेटा कलेक्ट करना, जो भी फॉर्म में भरोगे उसे यहाँ लेके आना। तो यहाँ लाने के लिए हमें फॉर्म में डालना पड़ेगा एक्शन, और एक्शन में फाइल का नाम डाल देते हैं। ये थी हमारी फाइल, और मैंने इसी के आगे लगा दिया मेथड में यूज कर रहा हूँ पोस्ट, जिसका डेटा जाएगा उसका नाम है यूजर पास, और साथ ही साथ में आ गया हमारा ईमेल। ये तीन चीजें मुझे सेंड करवानी है। अब जिस फाइल पे सेंड होगी उसको कलेक्ट कैसे करवाएंगे, मैंने लिखा $_post, पोस्ट डेटा लेके आएगा यूजर का, और इस यूजर के डेटा को मैं एक वेरिएबल के अंदर कंटेन करवा देता हूँ, वेरिएबल का नाम है नेम। सेम प्रोसेस पासवर्ड के लिए और ईमेल के लिए। देन मैंने सोचा क्यों ना प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। मैंने बोला नेम प्रिंट कर देना, एक स्पेस देना, पासवर्ड प्रिंट कर देना, अगेन एक स्पेस, और ईमेल प्रिंट कर देना। अब देखो मैंने ना दो फाइलें बना ली, एक है फॉर्म और एक है फॉर्म का डेटा कलेक्ट करने वाली फाइल। जरा चला के चेक कर तो ले कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा। जरा ध्यान से देखना, नाम है अभी, पासवर्ड 1 2 3, और एक जीमेल आईडी मैंने यहाँ से एंटर कर दी। काम करता है, इतना मैं बना चुका हूँ। अब बोर्ड पे दोबारा देखो मैं कितना कर चुका हूँ, क्योंकि मैं चीजों को टुकड़े में बना रहा हूँ। भाई मैंने फॉर्म बनाया, फॉर्म का डेटा PHP में डाल दिया, यहाँ तक पहुँच चुका है। अब मैंने सोचा अगर PHP में आ गया तो अब किस में डालना है, डेटाबेस में। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है डेटाबेस तो है ही नहीं, डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो इस कोड को यहीं रोकते हैं और SQL पे विजिट करते हैं। भाई ये यहीं पर छोड़ दिया मैंने, और मैं XAMPP के पास आके SQL को स्टार्ट करता हूँ और SQL लॉगिन करते हैं सर। हो गया लॉगिन। एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं रख रहा हूँ db/batch5। इसका क्लियर हो गया। इस डेटाबेस के अंदर चलते हैं, डेटाबेस के अंदर आ गया। अब अगर तुमने SQL पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा डेटाबेस के अंदर बनती है टेबल। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, और मैंने बोल दिया भाई टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ REG मतलब रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो हमें कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब बात आते हैं कौन कौन से कॉलम बनाने, तो जो डेटा रखना उसी का कॉलम होंगे। भाई मैं डेटा रखने वाला हूँ किस किस का, ये देखो मुझे रखना है यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल, तो मुझे इन्हीं तीनों के लिए कॉलम चाहिए होंगे। तो मैंने क्या करा, डेटाबेस के अंदर जाके मैंने बोला
टाइप होगा varchar। देन मैंने कहा एक बना देना पासवर्ड नाम का कॉलम जिसका टाइप होगा varchar, और फिर से मैंने बोला एक कॉलम बना देना ईमेल, इसका भी टाइप होगा varchar। अब कई बच्चे ना इतने नादान होंगे, वो सोच रहे होंगे सर हर जगह varchar क्यों? भाई अगर मैं varchar लिखता हूँ, varchar का मतलब होता है स्ट्रिंग। तुम नाम जब डालोगे स्ट्रिंग होगी, पासवर्ड लोग ना ऑर्गेनिक डालते हैं, मतलब वो मिक्स करते हैं चीजें, नंबर भी, अल्फाबेट भी, सिंबल भी। इकलौता स्ट्रिंग है जो सब कंटेन करता है। अगर इंटीजर रख दिया तो सिर्फ नंबर डलेंगे, अगर फ्लोट रख दिया तो सिर्फ पॉइंट वाले डलेंगे, एबीसीडी नहीं डलेगी ना। अगर मैं varchar रख रहा हूँ इसका मतलब सब डाल सकता है। सेम ईमेल में भी यही है, ईमेल लोगों की ईमेल में नंबर भी होते हैं, तो मैंने varchar रखा है, दोनों डल जाएंगे। तो ये 3 कॉलम बन गए। पर अब ये सोचो जो मेरी वेबसाइट होगी उसमें बहुत लोग अपना अकाउंट बनाएंगे, तो हर अकाउंट में सीरियल नंबर होना जरूरी है। मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम और बना लेता हूँ स्टार्टिंग में ही, सीरियल नंबर। आ गया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर इंटीजर में होता है, पर मैं चाहता हूं ना सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आने चाहिए। तो आपको याद होगा ऑटो इंक्रीमेंट पढ़ा है हमने। अब ऑटो इंक्रीमेंट की खास बात यह है वो चलता है प्राइमरी की के साथ। तो यहां आ गई हमारी प्राइमरी की, एंटर हिट करा, टेबल बन चुकी है। मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, टेबल का नाम था आई। आ गई बनी हुई टेबल। क्या लगता है इसमें डेटा होगा? ऐसी बात है खाली होगी। चेक करने के लिए मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम आरईजी। क्या लिखा हुआ आ रहा है? टेबल एम्प्टी है। अब मुझे टेबल में डेटा डालना ही नहीं है, टेबल में डेटा फॉर्म से आएगा। जब मैं फॉर्म भरूंगा यहाँ अपने आप डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या हो चुका है भाई। मैंने फॉर्म बनाया था, फॉर्म का डेटा पीएचपी में जा रहा है। मैंने सोचा पीएचपी को डेटाबेस में डालना है, डेटाबेस नहीं था, अब डेटाबेस है। तो एक बार दोबारा लिख देते हैं। मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म को दिया पीएचपी को मिल रहा है। फिर मुझे बताया गया कि भाई डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, तो डेटाबेस बना लिया। पर डेटाबेस को ना एक पीएचपी की फाइल चाहिए होगी, क्योंकि पीएचपी डेटाबेस को जोड़ेगी। तो मुझे एक नई फाइल बनानी है जो डेटाबेस से कनेक्ट होगी। तो मुझे एक थर्ड फाइल की रिक्वायरमेंट है फॉर डेटाबेस कनेक्शन। तो मैं अब एक तीसरी फाइल बनाता हूँ, एक तीसरी फाइल जिसका नाम मैंने रख दिया connection.php। याद रखना ये डेटाबेस से कनेक्ट करेगी। अब कनेक्शन बनाना ना सबसे आसान काम है। आपको सिर्फ एक ही चीज लिखनी है यहाँ पर, MySQLi _ connect। जैसे ही मैं इतना लिखता हूँ ना MySQLi connect, ये फाइल डेटाबेस से जुड़ जाती है। कौन सी फाइल? जिसका नाम है कनेक्शन.php। भाई जहां पर ये कोड लिख रहा हूं ये फाइल आपके डेटाबेस से जुड़ जाएगी। बट थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? इस फाइल को सपने नहीं आ रहे कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। इस फाइल को सपने नहीं आ रहे आपके सर्वर का नाम क्या है, आपको बताना पड़ेगा। जब सर्वर लॉगिन करते हैं तो कोई यूजर भी होगा, वो भी बताना पड़ेगा। उस यूजर का कोई ना कोई पासवर्ड भी होगा, वो भी बताना पड़ेगा। क्योंकि इसे कुछ नहीं पता, सब हम बताएंगे कि कैसे चलता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे सारी डिटेल्स बताने के लिए। तो जरा ध्यान से देखना। मैंने सबसे पहले रखा एसनेम। एसनेम मतलब सर्वर नेम। हमारे सर्वर का नाम है लोकल होस्ट, यही होता है नाम। देन मैंने एक और वेरिएबल बना लिया यहाँ पर एस यूजर। सर्वर का यूजर कौन होता है? रूट। एक वेरिएबल और बनाया मैंने एस पास। रूट का क्या कोई पासवर्ड होता है? सर रूट का पासवर्ड नहीं होता, इसलिए मैं ब्लैंक रख रहा हूँ। आखिरी चीज मैंने क्या करा, एक आखिरी वेरिएबल बनाया एस डीबी। सर्वर में जो मेरा डेटाबेस है, मेरे डेटाबेस का नाम क्या था? डीबी बैच 5। कंफर्म। अब ये सारी बातें मैं इस फंक्शन को प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें दे रहा हूँ सर्वर का नाम, मैं दे रहा हूँ सर्वर का यूजर, मैं दे रहा हूँ तुम्हें सर्वर का पासवर्ड, और आखिरी चीज मैं सर्वर का दे रहा हूँ तुम्हें डेटाबेस। कितना क्लियर हो गया? तो मैंने क्या कहा, मुझे MySQL से कनेक्ट कर दो, उसका लोकल होस्ट है, रूट है, कोई पासवर्ड नहीं है, और बैच 5 डेटाबेस है। जब ये सारी बातें फंक्शन को मिलेगी ना, वो तुम्हें डेटाबेस से जोड़ देगा। मान लेते हैं डेटाबेस से जुड़ गया, पर क्या भरोसा है जुड़ा है या नहीं जुड़ा? किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो
पता थोड़ी ना लगेगा कि जुड़ा या नहीं जुड़ा। तो इसलिए मैं एक वैलिडेशन क्रिएट करूंगा इफ की मदद से कि अगर कनेक्शन बना है तो लिखा हुआ आ जाए डन, और नहीं बना हुआ तो एरर आ जाए। इतना क्लियर हो रहा है? अब दिक्कत ये है ना, जब मैं इफ लिखूंगा तो इफ में ये इतनी बड़ी लाइन तो लिख नहीं सकता मैं जो यहाँ लिखी हुई है, तो इस पूरी लाइन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। वेरिएबल का नाम रख दिया कॉन, इफ के अंदर सीधा कॉन लिख दूंगा। तो मैंने क्या लिखा, इफ डॉलर कॉन। अब जरा ध्यान से देखो, और इसके आगे लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। कोई समझता है एक्सक्लेमेशन मार्क को बोलते क्या है? इसे बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। तो अब लिखा क्या है, अगर कनेक्शन नहीं बना तो यहां आएगा एरर। यहां क्या आ जाएगा? एरर। बट मान लेते हैं कनेक्शन बन गया, तो मैंने कहा अगर कनेक्शन बन गया तो लिखा हुआ आना चाहिए डन। इतना समझ में आया? अब पता मैंने यहाँ पर एरर क्यों नहीं लिखा? प्रॉब्लम ये है, जब हम MySQL के साथ काम करते हैं ना तो एरर हाथ से नहीं लिखे जाते, इसे बोलते हैं एक्सेप्शंस। और एक्सेप्शंस के लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं। मैंने लिखा MySQL एरर। अब एक चीज समझना, मैंने क्या बोला, अगर कनेक्शन नहीं बना तो एरर होगा। तो क्या एरर है वो जानना पड़ेगा ना, तो मैंने फंक्शन लगाया MySQL एरर, ये बताता है एरर क्या है। अब इसे पहले बताना पड़ेगा एरर आएगा किस पे। मैंने कहा एरर कौन पे आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो मैंने कहा अगर कनेक्शन नहीं बना तो कौन पे जो एरर है वो देख लो। अब बात आती है, एरर उसे दिखेगा, तुम्हें नहीं दिखेगा। तुम्हें देखने के लिए स्क्रीन पे प्रिंट कराना पड़ता है। अब प्रिंट कराने के लिए क्या लगता है? एको। एसक्यूएल के एरर एको से प्रिंट नहीं हो सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एसक्यूएल के पास ना एक फंक्शन होता है डाई नाम का, जिसका काम होता है वो एरर को प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करता है? एरर को। अब आखिरी बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कनेक्शन नहीं बना तो कंफर्म एरर होगा। तो MySQL एरर का काम है एरर को ढूंढना, किस चीज का एरर है, और डाई का काम है उस एरर को प्रिंट कर देना। तो जो भी एरर होगा वो प्रिंट होगा, तुम्हें दिखेगा। और अगर एरर नहीं है तो क्या लिखा हुआ आएगा? डन। अब चेक करते हैं क्या ये डेटाबेस से कनेक्टेड है या नहीं। जरा ध्यान से देखना, मैं एक न्यू टैब पे सिर्फ इसी फाइल को चलाऊंगा जिसका नाम था कनेक्शन। जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब डेटाबेस से जुड़ गया। अब बात आती है कब नहीं जुड़ता, तो जरा ये देखो, मैंने कहा मैं एक डेटाबेस दे रहा हूँ बैच 6 नाम का। भाई इस नाम का ना कोई डेटाबेस है ही नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसी गलती होती तो अब जरा आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। एक एरर आया ना, ये एरर ढूंढा है MySQL एरर ने और प्रिंट करा है डाई ने। अब देखो एरर क्या आ रहा है, बोल रहा है अननोन डेटाबेस बैच 6। ऐसा तो कोई डेटाबेस मैं पहचानता ही नहीं हूं क्योंकि है ही नहीं। चलो मान लेते ये गलती हो सकती थी, मैंने इस गलती को सुधार दिया, मुझे पता लग गया कि भाई है ही नहीं। पर एक कॉमन गलती जो सबसे ज्यादा होती है बच्चों के साथ, उन्होंने अपना सर्वर ही नहीं चालू करा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सर्वर नहीं चालू करा ना तो एसक्यूएल चलता नहीं है, और उसके लिए एक नया एरर तुम्हें देखने को मिलेगा। चेंज हो गया? अब जरा ध्यान से पढ़ो, एक नया एरर है। क्या बोल रहा है? नो कनेक्शन कुड बी मेड, मतलब कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा बिकॉज द टारगेटेड मशीन एक्टिवली रिफ्यूज, मतलब जिस मशीन पे काम कर रहे हो वो बंद पड़ी है और तुम्हारे सामने है एसक्यूएल सर्वर ऑफ है। तो अगर मैं यहाँ एसक्यूएल सर्वर को बस एक बार स्टार्ट कर दूं और ब्राउजर में रिफ्रेश करो तो चल रहा है, इसका मतलब मेरी फाइल डेटाबेस से कनेक्टेड है, क्रॉस चेक हो गया। अब वापस बोर्ड पे देखो, भाई मैंने क्या क्या कर लिया। मैंने फॉर्म बनाया था, PHP में जा रहा था, मैंने डेटाबेस बनाया था, उसको PHP से कनेक्ट कर दिया। अब एक चीज नोटिस करो, ये हिस्सा ना अलग था और ये हिस्सा अलग था, इन दोनों को आपस में जोड़ना है और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, जो फॉर्म का डेटा यहाँ आ रहा था वो फॉर्म का डेटा यहाँ भेजना है क्योंकि ये डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। तो इस PHP को इस PHP से जोड़ूंगा, काम खत्म। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब मेहनत क्या करनी है ये देखो, मैं अपनी PHP पे वापस आया, मुझे इस एको की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऐसे समझो जो तुम इस फॉर्म में डालते हो ना वो इस फाइल में आ रहा था। अब इमेजिन कर लो अपने आप तुम्हारी टेबल में जाएगा, पर हमें तो पता है ना टेबल में डालने के लिए कोई ना कोई कमांड होती होगी। इंसर्ट नाम की एक कमांड होती है, तो मैं पहले यहाँ कमांड लिख देता हूँ। क्या कमांड होती है जिससे डेटाबेस में टेबल में डेटा डलता है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम है REG और टेबल के कुछ कॉलम्स भी होंगे। क्या क्या कॉलम बनाए थे हमने? नेम, पास और ईमेल, ये थे कॉलम। इसके आगे लिखते हैं वैल्यूज। अगर एसक्यूएल पढ़ा है तो आपको ये कमांड याद होगी, मैं दोबारा रिपीट कर
कर देता हूं, मैंने क्या बोला, इंसर्ट कर देना रजिस्ट्रेशन वाली टेबल में, और उसमें 3 कॉलम मिलेंगे, नाम, पासवर्ड, ईमेल। इसमें डेटा आएगा। अब बात आती है नाम में क्या आएगा। नाम में वो चीज आएगी जो तुम इस फॉर्म के इनपुट में भरोगे। कहां भरोगे, यहां भरोगे। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, इस इनपुट का नाम क्या है, यूजर। इस इनपुट का नाम क्या है, यूजर। और यूजर का डेटा किसमें पड़ा हुआ है, नेम में। मतलब इस नेम में जो चीज आएगी वो ये वेरिएबल है। तो मैंने क्या करा, यहां पर बोल दिया कि जो चीज आएगी वो नेम नाम का वेरिएबल है, जो चीज आएगी वो पासवर्ड नाम का वेरिएबल है, और सिमिलर जो चीज आएगी वो एक ईमेल नाम का वेरिएबल है। कितना क्लियर हो। अब ये कमांड है। अब दिक्कत ये है ना, ये कमांड चलेगी नहीं। अब क्यों नहीं चलेगी, ये सिर्फ कमांड लिखी है। पीएचपी में एसक्यूएल की कमांड को चलाने के लिए एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम है MySQL query। ये फंक्शन होता है जो MySQL की क्वेरी को चलाता है। इसका काम क्या है, MySQL की क्वेरी को चलाना। क्वेरी क्या है, ये कमांड। अब दिक्कत ये है, ये पूरी कमांड इसके अंदर थोड़ी ना लिख सकता हूं मैं, तो इस कमांड को एक वेरिएबल की नीड है। मैंने क्या करा, इस कमांड को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया कमांड नाम के। तो अब मुझे जब भी ये इंसर्ट वाली चीज चाहिए होगी मैं कमांड लिख दूंगा। अब मैंने क्या करा, जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा कौन के पास जाना और मेरी कमांड को चला देना। अब कोई बताएगा ये कौन क्या है, मेरी डेटाबेस कनेक्शन वाला वेरिएबल जिसमें मेरा पूरा डेटाबेस का कोड है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं वापस। भाई जब ये वाली फाइल बन रही थी, कौन क्या है, डेटाबेस का कनेक्शन। तो मैंने कहा एक काम करना, मेरी क्वेरी चला देना कनेक्शन के ऊपर, और क्वेरी चलाने के लिए क्या कमांड दी है, इंसर्ट करने वाली। इतना लिखने से इंसर्शन हो जाएगा, बट थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें लगता है इस फाइल को पता है ये कौन क्या है? इस फाइल में तो कौन है ही नहीं, कौन दूसरी फाइल में है, तो उसे सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कौन क्या चीज होती है। तो उस वाली फाइल को यहाँ मंगवाना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर ऊपर यूज कर लेते हैं इंक्लूड। अब जिसने हेडर फुटर की क्लास ली है उसे पता होगा, मैंने नेविगेशन बना के दिखाया था। मैंने इंक्लूड करा दी कनेक्शन वाली फाइल। इससे क्या होगा, कौन वाला वेरिएबल चलेगा। इससे क्या होगा, कौन वाला वेरिएबल चलेगा। अब मान लो इतना लिखने से तुम्हारी कमांड चल गई, डेटाबेस में चला भी गया, तो प्रॉब्लम यही है ना, कहीं गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी तो नहीं जाएगा, और मुझे थोड़ी ना पता लगेगा गया या नहीं गया। तो मुझे इसको भी इफ में कन्वर्ट करना है। अगर कमांड चल गई, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, नहीं चली फिर एरर दिखा दो। इतना क्लियर हो गया। तो मैं इस पूरे कोड को एक इफ में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैंने यहां पर क्या करा, एक इफ जनरेट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब जरा मतलब समझो, मैंने क्या कहा, अगर क्वेरी चल गई तो यहां लिखा आ जाएगा सक्सेसफुल। यहां क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सक्सेसफुल। बट अगर क्वेरी नहीं चली एल्स, तो जाहिर सी बात है अगर क्वेरी नहीं चली एरर होगा। तो अब एरर वाली लाइन में यहीं से उठा लाता हूं। इतना क्लियर हो गया। अब अगर क्वेरी चल गई थी तो यहां पर लिखाना चाहिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, जो मैं अलर्ट से बनाना चाहता हूं। ठीक है, ये एक मैसेज आएगा। अब मैंने पूरा कोड कंप्लीट कर दिया, सब हो चुका है। एक बार सिर्फ तुम्हें ओवरव्यू दे देते हैं चल कैसे रहा है। मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का डेटा जाएगा पीएचपी वाली फाइल के पास, इतना मैंने कंप्लीट कर दिया था। फिर मैंने अपना डेटाबेस रेडी करा और डेटाबेस के लिए कनेक्शन वाली फाइल बना दी। और कनेक्शन वाली फाइल का मैंने क्या वेरिएबल बनाया हुआ है, कौन। मैं पीएचपी पे आया और मैंने कहा कनेक्शन पे ना मेरी कमांड चला दो, अगर चल गई तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, नहीं चली तो एरर है। इतना क्लियर हो गया। सारी फाइलों को सेव करते हैं और चेक करते हैं कि इट इज वर्किंग और नॉट। सबको सेव, वापस आते हैं अपने एसक्यूएल पे और फॉर्म। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। एक बार मैं एसक्यूएल को ना रिफ्रेश कर रहा हूं तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं सभी आंसर को पिक करें। क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट, मतलब टेबल में कुछ नहीं है। बट अब एक बार मैं फॉर्म में कुछ इंसर्ट करके देखता हूं। मैं फॉर्म में कुछ भरता हूं। मान लेते हैं मैंने यहां पर भर दिया अपना नाम, पासवर्ड में डाल दिया 1 2 3, जीमेल आईडी प्रोवाइड कर दी। जैसे ही मैंने इतना करके रजिस्टर नाउ पे दबाया, क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है ना तो डेटाबेस में झांक के देखो, हो गई एंट्री। एक बार और करते हैं ताकि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि शायद ये सेट था पहले से।
तो एक काम करते हैं, एक नया नाम रमन 1 2 3 4 5 6 और जीमेल चलो अपनी ही रख रहा हूं मैं, रजिस्ट्रेशन नाउ और चेक करो जरा दूसरी एंट्री। तो ऐसा होता है क्रिएट अकाउंट। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और फॉर्म भरते हो तो उनके डेटाबेस में रिकॉर्ड बन जाता है। बन गया रिकॉर्ड। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब अगली क्लास में क्या होगा, एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगली क्लास में ये 3 फाइलें रहेंगी, 3 और बनेंगी, लॉगिन की HTML, लॉगिन की PHP और लॉगिन का डेटाबेस, और वो साथ में चलेंगी मिक्स होके। इतना क्लियर हो गया? तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना, सब कुछ ग्रुप में और ऐप में मिल जाएगा तुम्हें थोड़ी देर में। इतना क्लियर हो गया?